Everyone, welcome back to Summarized, my YouTube channel. And today we will talk about the current situation in Ukraine after President Putin ordering Russian troops in rebel-held areas. ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ा नुक्ता है। भारतीय मीडिया ने पुतिन से हमला करवा दिया है यूक्रेन पे, लेकिन जो वर्ल्ड मीडिया है वो बता रहा है कि ईस्टर्न यूक्रेन के रिबेल हेल्ड एरियाज में उन्होंने सेना भेजी है, जिसको खुद रशिया पीस कीपर कह रहा है। ऑफ कोर्स द वर्ल्ड स्पेशली द वेस्ट इज क्वेश्चनिंग द वेरी आइडिया ऑफ अ कंट्री being able to send peacekeepers as its own soldiers in an area where it is the part of the conflict. ये नहीं होता है कि आपका किसी देश से सीमा विवाद हो और आप अपनी फौज एक तरफा भेज दें और ये कह दें कि हमारे ये तो शांति सैनिक यूनाइटेड नेशंस भेजता है या देशों का एक समूह भेज सकता है अगर कोई उस तरह का सर्वे कर रहा है तो ऑफ कोर्स दीज आर नॉट पीस कीपर्स। बट हिंदी मीडिया का ये जो एक गिद्ध है, मतलब दीज आर ब्लडी स्कैवेंजर्स। ऐसा लगता है कि इनको कहीं हत्याओं की, युद्ध की, हिंसा की बू मिल जाए तो ये पागल हो जाते हैं। यूक्रेन पे कर दिया हमला, ये तो पहले आज रात करेंगे, 2:36 पे करेंगे हमला, और आज इन्होंने हमला करवा दिया। डिस्पाइट द फैक्ट दैट नथिंग हैज एक्चुअली चेंज्ड एट द ग्राउंड। यस, पुतिन ने रशियन मिलिट्री को ऑर्डर किया है पीस कीपिंग के लिए डोनबास के इलाके में घुसे। डोनबास ईस्टर्न यूक्रेन का वो हिस्सा है जहां की मेजॉरिटी पॉपुलेशन रशियन स्पीकिंग ही नहीं, एथनिकली रशियन है। दे आर रशियंस एंड दे सपोर्ट। और देन डोनबास एक प्रांत है, बेसिकली एक कल्चरल, इकोनॉमिक, जोग्राफिकल एरिया है। आप ऐसे कह लें, बेसिकली प्रोविंशियल लेवल का नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश में मालवा है या पंजाब में भी एक मालवा है, या जैसे यूपी में हम लोग बोलते हैं कि जो गन्ना बेल्ट है। तो जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो डोनबास एक उस तरह का बहुत पुराना इलाका है जो कल्चरली बहुत कॉम्पैक्ट है, इकोनॉमिकली बहुत कॉम्पैक्ट है, और यूक्रेन की ईस्टर्न सीमा पे है। और डोनबास के काफ़ी इलाकों में बहुमत में रूसी रहते हैं। जहां पे सेना भेजी है पुतिन ने, वो दो शहरों में गई है। वो सीधे सीधे वो शहर हैं जो पहले से आज़ाद करा के बैठा हुआ है वहाँ के जो सेपरेटिस्ट हैं, वो बहुत पहले से दोनों को आज़ाद करा के बैठे हुए हैं। केवल 2 शहर में ये लोग घुसे, और इन शहरों में ये पहली बार नहीं घुसे हैं। रशियन आर्मी हैज बीन प्रेजेंट देयर एवर सिंस 2014 when they captured the area. Ever since. So, ever since as in 2014, जिसको लेके ठीक है यूक्रेन ऑब्जेक्ट करता है, बट रशिया ने तो क्रीमिया को भी कब्जा करके रखा हुआ है। तो ग्राउंड सिचुएशन पे कोई बदलाव नहीं आया है, ये बात सबसे पहले दर्ज की जाए। लुहांस्क की बात हो या डोनेट्स्क की, बहुत टफ स्पेलिंग्स हैं, उच्चारण हैं। मैं हंसी आ रही थी, मतलब वहाँ पे हमारे कुछ मीडिया के बावली पूंछ गूगल ट्रांसलेट लेके गए हैं, और जहाँ पे रियल वार है वहाँ से 250 किलोमीटर दूर दिखा के गूगल से ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। जुबान लड़खड़ा रही है, लेकिन हम लोग तो कम से कम मान लेते हैं। खैर, ये 2 इलाके हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ डोनेट्स्क और लुहांस्क। बोथ ऑफ दिस आर इंडिपेंडेंट सिंस 2014 विद अ प्रोटो स्टेट मतलब स्टेट का पूर्वी हिस्सा, आदिम हिस्सा। आई डोंट हैव अ रियल हिंदी वर्ड, आई एम सॉरी। 2014 से रशिया का सपोर्ट है इन्हें, ये आज़ाद हैं, और 2014 से ही रशियन आर्मी वहाँ पे मौजूद है, पूरी अपनी वर्दी में, रशियन आर्मी की वर्दी में मौजूद है, नेम प्लेट्स के साथ मौजूद है। बस वो एक चीज़ जो नहीं लगाते हैं वो है इंसिग्निया, आर्मी इंसिग्निया। आर्मी इंसिग्निया आप जानते होंगे, आपने सुना होगा, राजपूत रेजिमेंट, ये रेजिमेंट, महार रेजिमेंट। इसका मतलब होता है कि पहले तो आपका एक इंडियन आर्मी का बैज होगा, उसके बाद आपकी रेजिमेंट की पहचान होगी, तो इसे कहते हैं इंसिग्निया, पहचान। सो दिस रशियन आर्मी मैन आर नॉट कैरिंग दैट इंसिग्निया, दे आर इन देयर ओन यूनिफॉर्म्स एवर सिंस फ्रॉम 2014, बट नॉट इन देयर इंसिग्निया।
आज सिर्फ एक जो बदलाव हुआ है वो ये हुआ है कि अब वे अपनी पहचान के साथ पहुंचे। इसके पहले दे वर यूज्ड टू बी रेफर्ड टू एज लिटिल ग्रीन मैन, ग्रीन उनकी वर्दी, तो छोटे ग्रीन आदमी, हरे आदमी। खैर, ये जो हुआ है ये दरअसल यूक्रेन के फिनलैंडाइजेशन की शुरुआत है। और इसके बाद जो होने वाला है ये है कि ये दो हिस्से, कम से कम लुहेंस्क और दोनेत्स्क, ये रशिया ले लेगा। शायद वहाँ पे सरकार विद्रोहियों की ही रहेगी। डोनबास के और इलाके वो लेगा कि नहीं, जो वो प्रांतीय एरिया है, जो कल्चरल हेरिटेज एरिया है, दिस इज स्टिल टू बी सीन। हम अभी ये नहीं जानते कि पूरा डोनबास लेगा या नहीं, जिसके ज़्यादातर लोगों ने पहले ही रूसी नागरिकता ले ली है, बिकॉज द मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज रशियन, एथनिक रशियन, नॉट ओनली रशियन स्पीकिंग, दिस टू आर डिफरेंट थिंग्स। मैं हांगकॉन्ग में रह के अगर चाइनीज बोलना सीख जाऊँ, कैंटोनीज, सो आई विल स्टिल बी एन इंडियन, आई विल नॉट बी चाइनीज। सो दैट्स द डिफरेंस, वो जो फ़र्क है वो जाने। इसके बाद नाटो जो है, जो 1999 से उसका पागलपन शुरू हुआ है, माफ़ करें पागलपन गलत शब्द है, 1999 से जो उसकी बदतमीजी है, जो उसकी दादागिरी है, अंकल सैम बनने की सनक है, 10 ईयर्स आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, कि अब तो दुनिया सारी हमारी है, वो एक ध्रुवीय दुनिया का भी ये अंत है। इसके बाद जो होना है वो ये होना है कि नाटो को अब यूक्रेन का सदस्य नहीं बनने देगा रूस। यूक्रेन को मजबूर करेगा कि विदेश नीति हमारी पर चलो और बाकी मामलों में तुम आजाद हो, लेकिन तुम्हारे यहां कोई सैन्य बेस हम नहीं बनने देंगे। इसके बाद क्या होगा कि रशिया और चाइना, इन दोनों को, जिनको लगातार दबाने की कोशिश की है यूएस लेड नाटो ने और वेस्टर्न हेमिस्फीयर ने, ये दोनों और करीब आएंगे। चाइना का अपना इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम अफ्रीका टू बांग्लादेश। अभी हमने देखा है कि वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने किस तरह से हमें जलील किया है, उसको इंडियन मीडिया ने जीत बताया, लेकिन मैं उस पर भी एक वीडियो करने वाला हूँ, वक्त ही नहीं मिल रहा। तो ये जो एरियाज हैं वो इनके इनपुट में इनके इन्फ्लुएंस में आएंगे। एक रशिया चाइना ग्रुप बनेगा, उधर यूएस वाला जो नेटो ग्रुप है वो रहेगा, यूक्रेन बनेगा बफर स्टेट, लेकिन वो जाएगा चाइना के रशिया चाइना ग्रुप के साथ विदेश नीति में, उसके पास और कोई विकल्प नहीं। मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कल मैं जब स्पीच सुन रहा था पुतिन की, ऑफ कोर्स मुझे रशियन नहीं आती, लेकिन पूरी दुनिया में उसका प्रसारण हो रहा था विद सबटाइटल्स, दैट वाज लाइक द बेस्ट ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोपेगेंडा स्पीच वन कैन एवर हैव। ये नहीं कि मतलब मैं सोचता नहीं हूँ, कर देता हूँ, नाले की गैस से चाय बनाओ पकौड़ा, ये नहीं होता है प्रोपेगेंडा, ये मजाक का पात्र बनाता है आपको। पुतिन आते हैं, एक पूरा अपनी सिक्योरिटी काउंसिल को सेमी सर्कल में बैठाते हैं, बीच में बैठते हैं, एक एक आदमी को बुलाते हैं कि व्हाट डू यू थिंक। सिक्योरिटी ऑफिसर जो इंचार्ज है उसको डांट देते हैं जब वो बोलता है कि हमें सपोर्ट करना चाहिए, बी क्लियर व्हाट डू यू वांट। द इमेज पुतिन प्रोजेक्टेड, एक एंग्री, हर्ट, रिसेंटफुल आदमी जिससे उसका असली हक मारा गया। Like he talked about Ukrainian history and Ukraine politics, जैसे वो अगला चुनाव यूक्रेन के राष्ट्रपति के लिए लड़ रहा हूं। What a performance, डाउन टू द लास्ट डिटेल, अद्भुत। और उसके बाद जब उन्होंने कहा, when he targeted NATO, he was at his super best. You did not want us to be friends. That is understandable. But you did not have to make an enemy of us. आप हमें दोस्त नहीं बनाना चाहते थे, पश्चिमी देशों, अमेरिका, वो हमें समझ में आता है, लेकिन आपको हमें अपना दुश्मन भी नहीं बनाना चाहिए था। उसके बाद नाटो के एक्सपेंशनिज्म का जिक्र, यूक्रेन की एंशियंट हिस्ट्री से लेकर के आज तक की हिस्ट्री का जिक्र, ये कहना कि यूक्रेन तो कभी कोई देश था ही नहीं। वैसे दरअसल तो 1500 सदी के पहले इस दुनिया में कोई देश था नहीं। अभी का जो मॉडर्न नेशन स्टेट है वो बहुत अभी की उपज है, तो उस बात में वो बिल्कुल गलत नहीं था। लेकिन ये जो परफॉर्मेंस थी,
कि आई नो दैट यू डिड नॉट वांट अस टू बिकम फ्रेंड्स बट यू डिड नॉट हैव टू मेक एन एनिमी ऑफ अस। और फिर जब उन्होंने बात करनी शुरू की कि यू आर ट्राइंग टू इंक्लूड यूक्रेन इन नेटो फ्रॉम 1999, 2008 में आप ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हैं, 2014 में आप फिर से कोशिश करते हैं, आप जॉर्जिया को हिस्सा बना लेते हैं, एंड दैट वाज लाइक इंसल्ट एट करना इंजरी पे। क्योंकि जॉर्जिया को जब ऑक्यूपाई कर लिया 2008 में रशिया ने, उसके तमाम हिस्से अभी तक कब्जा कर लिए, फिर तो नेटो कुछ नहीं कर पाया। तो अब नेटो वहां से जाएगा। इसके साथ पुतिन ने और जो अपनी बातें बहुत क्लियर कर दी कि नेटो एक्सपेंशन मस्ट बी रोल्ड बैक, कि अब नेटो आगे नहीं बढ़ेगा। और वो इसमें बिल्कुल ठीक भी है। मुनरो डॉक्ट्रिन जो आया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में कोई भी जो ग्रुप है वो अपना इन्फ्लुएंस ऑफ स्फीयर नहीं बढ़ाएगा, किसी और के इलाके में सैन्य बेस नहीं बनाएगा, युद्धक हथियार नहीं तैनात करेगा, वही उसका मूल सिद्धांत है मुनरो डॉक्ट्रिन। आप उसको वायलेट कर रहे हैं अपने इलाके में आप उसको इन्फोर्स कर रहे हैं, रूस के इलाके में आप उसको वायलेट कर रहे हैं। तो बहुत उन्होंने क्लियर कर दिया कि नेटो एक्सपेंशनिज्म तो नहीं होगा हमारे इलाके में, और अगर यूक्रेन को हम सदस्य बनाया तो हमला होगा। उसके बाद जब वो बोल रहे हैं कि बहुत कुछ कि रशिया मजबूर हुआ है, और ये सही बात है, ये सही बात है कि रशिया को उन्होंने मजबूर किया। रशिया इस अपोजिंग, और लगातार जो बातें होती हैं कोल्ड वार के टाइम की जो बातें आती हैं उसमें ये बात साफ मानी जाती है कि मिखाइल गोर्बाचेव को बाकायदा ये प्रॉमिस किया गया था, रिश्ते जब सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही थी, शायद गोर्बाचेव भी नहीं जानते रहे होंगे कि दिस विल एंड इन द फेल्योर ऑफ द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, स्टिल व्हाटएवर, कि NATO won't expand in the सोवियत टेरिटरी। लेकिन वो तब से कर रहे हैं। 1999 एक मेजर एक्सपेंशनिज्म, 2008 अनदर मेजर एक्सपेंशनिज्म, 2014 जब क्रीमिया को कब्जा कर लिया उन्होंने। तो खैर ये एक फिर से मतलब कोल्ड वार की तरह ये एक फिर से दो ध्रुवीय विश्व के बनने की शुरुआत, एक बाइपोलर वर्ल्ड बनेगा और उसकी शुरुआत हो गई। इसमें अफ्रीका से लेकर के बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव तक के तमाम देश जो हैं वो चाइना का जो सॉफ्ट लोन डिप्लोमेसी है और रशिया के पास जो तेल है और भी गैस हैं और बहुत सारी चीजें, उसमें वो उनके साथ जाएंगे। सवाल है कि हम कहां जाएंगे, हम कहां जाएंगे। हम जो आजादी के 3 साल के अंदर कोरियन पेनिनसुला, कोरियन वॉर में यूएस फोर्सेस और चाइनीज फोर्सेस, सोवियत बैक्ड चाइनीज फोर्सेस के बीच आर्मिस्टिस की निगरानी कर रहे थे, हम उनके बीच में संधि विराम की निगरानी कर रहे थे, अमेरिका और सोवियत और चीन दोनों ग्रुपों के बीच। हम आज हमारे विदेश मंत्री से पूछा जा रहा है तो बोल रहे हैं कि वी आर वेरी वरिड बट वी हैव नो कमेंट्स। हम जब वियतनाम ने अपनी आज़ादी छीनी फ्रांस से 1954 में, उसके बाद इंडो चाइना के सारे ही देश आज़ाद हुए, तो हम सत्ता हस्तांतरण की निगरानी करने के लिए जो कंट्रोल कमीशन बनाया गया पोलैंड के साथ, हम उसके अध्यक्ष थे। इंडिया वॉज द चेयर कंट्री ऑफ दैट कमीशन। नेहरू वेंट टू द इनॉग्रेशन ऑफ हनोई, जब वियतनाम में कब्जा किया वियतकॉन्ग्स ने, वियतमिन्स ने, जब वो हनोई में घुसे तो सब कुछ थे, जनरल दियन बियन फो थे, एवरीवन वाज देयर, ऑल द वॉर हीरोज, ओनली वन पर्सन वाज मिसिंग एंड दैट वाज हो ची मिन। तो हो ची मिन कहां थे? हो ची मिन 2 दिन के बाद शहर में आए और नेहरू के साथ आए, बिकॉज एवरीवन वाज फियरिंग इन द वियतमिन्स कि फ्रांस कैन स्टिल ट्राई टू असैसिनेट हिम एंड पुल आउट अ कू। और किस पे भरोसा किया? नेहरू पे भरोसा किया। ये इतिहास। और हम वैसा एक देश जो 100 से ज्यादा नॉन अलाइंड कंट्रीज का एक मूवमेंट लेके चलते थे, वी ऑलवेज पंच्ड मच ओवर आवर इकोनॉमिक और मिलिट्री कैपेबिलिटीज बिकॉज ऑफ द डिप्लोमेसी। हम क्या कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि हम बहुत चिंतित हैं, लेकिन हमारा कोई कमेंट नहीं। Really means like, is this some joke? खैर, तो हम क्या करेंगे? हम इसके बाद हवन करेंगे।
हम बस हवन करेंगे जैसे हम कर रहे हैं। हम कभी बराक ओबामा से, क्योंकि देखिए डिप्लोमेसी जो होती है ना वो बहुत शार्प चीज है, वक्तव्य कला से नहीं जीती जा सकती। आप इधर ओबामा से तू तड़ाक का रिश्ता बनाए बैठे हैं, उधर आप जिनपिंग के साथ झूला झूल रहे हैं डिस्पाइट द राइजिंग साइनो अमेरिकन इकोनॉमिक पॉलिटिकल एबी राइवलरी। उधर आप रूस के साथ अपनी S-400 मिसाइल डील डिले कर रहे हैं अमेरिका के दबाव में। मनमोहन सिंह ने अमेरिका की सारी गिदड़ भपकियां नजरअंदाज करके ईरान से अपना तेल इंपोर्ट वो करते रहे, आपने एक घुटकी में दे दिया। तो दुनिया देखती है कि आपकी असल औकात कितनी है। डू यू रियली मीन व्हाट यू आर सेइंग? डू यू रियली हैव द कन्विक्शन टू कैरी आउट व्हाट यू आर सेइंग? एंड व्हेन यू आर सेइंग एवरीथिंग, हमारा इनसे तू तड़ाक का रिश्ता है, ओबामा से जिनपिंग के साथ झूला झूलने का और मुखौटा पहन के बैठने का है, छैया छैया करने का है, और पुतिन के साथ गले मिलने का है। तो इसका मतलब है कि वो तीनों आपको सीरियस नहीं लेंगे। पर दिक्कत ये है कि आप तो फकीर हैं, झोला लेके चले जाएंगे, देश का जो हो सो हो। सो दैट इज वेयर वी स्टैंड नाउ। लेट मी रिपीट, यूक्रेन पे कोई हमला नहीं किया है रशिया ने। वेस्टर्न यूक्रेन के उन इलाकों में उसने अपने ही सैनिकों को जो 2014 से मौजूद हैं अपनी वर्दी पे अपना इंसिग्निया लगाने को बोल दिया है। जैसे वो क्रीमिया पे उसने 2014 में कब्जा कर लिया था, कौन छीन पाया? 2008 में जॉर्जिया के कुछ हिस्से रशिया ने एनेक्स कर दिए थे, नेटो ले पाया उन्हें? नहीं ले पाया। सो नथिंग हैज चेंज्ड ऑन द ग्राउंड अदर देन द बार्गेनिंग पावर ऑफ रशिया and a very, very, very defining moment in the geopolitics, in the diplomacy of the world, with with the return of a bipolar world. China and Russia in one alliance, US-led West in another, Ukraine फिनलैंडाइज्ड ये भूल गया था, इस पे विस्तार से कल बात करता हूँ। फिनलैंडाइजेशन ये होता है कि जब कोई देश अपने से बगल वाला जो कोई देश है, पड़ोसी देश है जो कम ताकतवर है, उसको डरा के, धमका के, लालच दे के कैसे भी ये तय कर लेता है कि विदेश नीति जो है वो उस देश को, छोटे देश को बड़े देश की ही माननी पड़ेगी। ये 2-3 तरीके से होता है, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा होता है। बहुत बार जो देश होते हैं वो अपनी बीच की स्थिति का फायदा उठाते हैं। जैसे मंगोलिया, वो रूस और चाइना के बीच में, और इन दोनों के बीच भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, बहुत डिस्प्यूट्स हैं। तो वो कभी उनके साथ दोस्ती बढ़ाने लगता है तो चीन लपकता है, कभी चीन के साथ दोस्ती बढ़ाने लगता है तो रशिया लपकता है। तो वो कभी फिनलैंडाइज नहीं हुआ। फिनलैंड ने क्या किया कि मतलब इसने पहले तो 1917 से वार से शुरू हुआ, बहुत डची ऑफ रशिया था वो, एक बड़ा उसका हिस्सा था। खैर, कट द होल स्टोरी शॉर्ट, 1939 के विंटर वॉर में सोवियत यूनियन और फिनलैंड की लड़ाई हुई जिसमें फिनलैंड हारा। उसके पहले भी नाजी जर्मनी के साथ गए थे, 1917 में भी वो उधर ही थे। फिर उसके बाद 1945 में मजबूर कर दिया सोवियत यूनियन ने इनको एक 1947 में पेरिस पीस ट्रीटी में, पासिक्यूवी केकोनॉन डॉक्ट्रिन जिसको बोलते हैं, कि आप अपने अंदर की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सुरक्षित रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप डेमोक्रेसी रखिए, आप सारे इंटरनल डिसीजंस लीजिए, बट वी वांट फिनलैंड टू फॉलो सोवियत डिप्लोमेसी। आप सोवियत डिप्लोमेसी के खिलाफ नहीं जा सकते, आप सोवियत पोजीशन के खिलाफ नहीं जा सकते। फिनलैंड को समझ में आ गया कि उसने ज़्यादा ही उंगली कर दी है, तो वो मान गया। और उसके बाद सोवियत यूनियन के कोलैप्स तक ये बात चलती रही। सोवियत यूनियन ने कभी उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं किया, ना फिनलैंड ने कभी सोवियत यूनियन को धोखा दिया। लेकिन ये जो संधि हुई थी, ये जो डॉक्ट्रिन आया था, ये जो ट्रीटी थी, वो एक कीमत पे आई थी कि रशिया ने रिपैट्रिएशन करवाया था कि भैया तुम्हारे वार से जो हमको दिक्कत हुई है, जो हमारी जमीन गई, वो जो हमारा खर्चा हुआ है वो दो। और सोवियत यूनियन ने
फिनलैंड के कुछ इलाके ले लिए थे। अब कम बैक टू द यूक्रेन। रशिया ने कुछ इलाके ले लिए हैं जो हिस्टोरिकली थे तो यूक्रेन में, बट रशियन डोमिनेटेड थे हमेशा से। अभी पैसे तो वो नहीं मांग रहे हैं, खैर वो देखेंगे हम धीरे धीरे। पैसे तो उससे वेस्ट ने ले लिए हथियार बेच के। और डिप्लोमेसी अब वो डिसाइड कर रहा है कि नेटो ज्वाइन करेगा यूक्रेन या नहीं, ये रशिया डिसाइड करेगा। दिस इज व्हाट फिनलैंडाइजेशन इज इन समरी। इस पे एक और लंबा भी करता हूँ। तो खैर ये है आज की स्थिति। कोई युद्ध नहीं होने जा रहा है, निश्चिंत रहिए। गोदी मीडिया देखना बंद कर दीजिए, संभव हो तो टीवी तोड़ दीजिए। टीवी ना तोड़ना चाहे तो नेटफ्लिक्स वगैरह देखिए, बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में देखने के लिए। हिंदी चैनल एनडीटीवी को छोड़ के तो कतई ना देखिए। वैसे एनडीटीवी भी कोई उतना भी दूध का दूल्हा नहीं है, वो भी कभी कभी कुछ कुछ करता भी रहता ही है। अभी के लिए बस इतना ही। सी यू ऑल, बाय बाय। चैनल को फॉलो जरूर करें, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और वीडियोस को साझा। शुक्रिया, सी यू।